एम साहब ने अपनी बूढ़ी माँ को पहचानने से कर दिया मना। जब उसकी बूढ़ी माँ उसके बंगलों पर आती है तो देखते ही कह देता है ये बुजुर्ग महिला कौन है। और इसी वजह से वो माँ बड़ी परेशान हो जाती है और वापस एक चिट्ठी लिखवाने लगती है। और चिट्ठी में जो लिखवाती है उसे सुनकर डीएम और उसकी पत्नी की आंखों में आते हैं आंसू। आइए जानते हैं ऐसा उस चिट्ठी में क्या लिखा था जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। जिस बेटे ने अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया था, क्या रीज़न था, क्या कारण था? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार की एक सच्ची घटना। एक महिला होती है जिसका नाम होता है शारदा, उसके पति का नाम होता है किशन सिंह। दोनों मिलजुल कर प्यार से रहा करते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र निकलने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं होती है। और इसी गम में किशन सिंह जो है वो शराब पीने लगता है और इतनी ज़्यादा शराब पीता है कि अपने आप पर उसका काबू भी नहीं रहता है। यही सिलसिला लगातार चलता है, लेकिन एक दिन भगवान उनकी सुन लेता है और शारदा हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके पेट में बच्चा है। वो ये खबर अपने पति को सुनाती है और उसका पति और भी ज़्यादा खुश होकर और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि किशन सिंह को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे बचना मुश्किल था। अगर वो शराब पीता है तो उसकी जीवन लीला बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। ये सब कुछ पता होने के बाद भी किशन सिंह शराब को नहीं छोड़ पाता है और जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, जो शारदा है वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो रंजीत रखते हैं और खुशी मनाते हैं घर में। इधर जो उसका पति है किशन सिंह वो और ज़्यादा शराब पीता है और उस शराब से कुछ ऐसा होता है कि अचानक उसका देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब शारदा अकेली पड़ जाती है। कुछ दिन तो उसके आस-पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, लेकिन हमेशा कोई मदद नहीं कर सकता। वैसा ही शारदा के साथ होता है और शारदा अब इधर-उधर घरों में काम करके अपने बेटे को पालने लगती है। बेटा पहले तो छोटी क्लासेस में होता है और जैसे ही वो 10वीं क्लास में आता है, जब उसकी माँ उसे लेने के लिए जाती है, तो उसे लगता है कि माँ आप मुझे लेने मत आया करो, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया था। उस बड़े स्कूल में बड़े घर के बच्चे भी आते थे जिनके घर शारदा काम किया करती थी। वो बर्तन धोया करती थी, झाड़ू-पोछा किया करती थी और जो उन घरों के बच्चे थे, वो रंजीत को चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारी माँ तो हमारे घर में काम करती है, तुम्हारी माँ कितनी गंदी है, कितने गंदे से कपड़े पहनती है। इन बातों से रंजीत परेशान हो जाता है। जब अपनी माँ से मना करता है तो वो माँ समझ जाती है और हल्का-सा मुस्कुराती है और कहती है, "ठीक है बेटा, अब तुम मत आया करो, मैं नहीं आऊँगी तुम्हें लेने, तुम खुद से आया करो, खुद से जाया करो, इतने बड़े तुम हो चुके हो।" और उसकी 10वीं, 11वीं, 12वीं ये तीनों क्लासें हो जाती हैं। अब शारदा उसे पढ़ने के लिए शहर भेजती है, क्योंकि वो जो टीचर थे वो कभी-कभार उसको बता दिया करते थे कि आपका बेटा पढ़ने में बेहद होशियार है, ये बहुत बड़ा अफ़सर बनेगा। इस बात को ही शारदा ध्यान में रखती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा अफ़सर जो बनना है, तुम शहर में पढ़ाई करो। एक बार के लिए रंजीत कहता भी है कि माँ शहर में बहुत खर्चा होता है, क्या तुम इतना कर पाओगी? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा क्यों नहीं, आज तो मैं 4 घरों में बर्तन भांडा करती हूँ, कल से मैं 10 घरों में कर दिया करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखवाऊँगी। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में तुम्हें पढ़ना होगा। और एक बहुत अच्छे कॉलेज में शहर में उसका एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। वहाँ से वो कभी-कभार आया करता, नहीं तो हर समय अपनी पढ़ाई में लगा रहा करता। बहुत मेहनत से वो पढ़ाई करता था, क्योंकि उसे उसके हालात पता थे। और अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ पर कोचिंग लेने लगता है और कोचिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अब उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है और वो डीएम बन जाता है। जैसे ही वो डीएम बनता है, तो उसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। उसकी माँ फ़ोन सुनते ही बावली-सी हो जाती है और बहुत खुशी मनाती है कि मेरा बेटा डीएम बन गया, मेरा बेटा डीएम बन गया। इस बात को सुनकर सभी हैरान थे, सभी को लगता था कि बुढ़िया है, बुढ़ापे में सटिया गई है, इसे क्या पता डीएम कितनी बड़ी पोस्ट होती है, क्या इसका बेटा वैसे ही डीएम बन जाएगा? इनके हालात तो देखो, सभी इसी बात को ध्यान में रखते हैं और कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी वो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि बेटा घर पर आ जाओ, कुछ दिन मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तभी उसका बेटा कहता है, नहीं माँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है और वहाँ से वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की से जब वो प्यार कर बैठता है तो वो लड़की अब शादी के लिए कहती है, तो वो शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद अपनी माँ को बताता है कि माँ,
मैंने शादी कर ली है। एक पल के लिए तो वो कहती है ठीक है बेटा, लेकिन फ़ोन रखते ही उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मैंने अपने बेटे के लिए कितने ख्वाब सजाए थे, लेकिन मेरा बेटा जिसने शादी अपनी मर्ज़ी से ही कर ली, मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि कब शादी हो रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे रिश्ता हुआ, लड़की कैसी है। बस इन्हीं ख़्यालों में डूबी रहती है और अपना वक़्त गुज़ारती रहती है, अपनी मेहनत वैसे ही करती रहती है। कुछ समय बीतते हैं, तब फिर से उसके बेटे रंजीत का फ़ोन आता है और कहती है, "माँ, मुझे एक बेटा हुआ है।" तो उसकी माँ खुश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बेटे को बेटा हुआ है, मुझे पोता हुआ है। बहुत खुशी मनाती है, लेकिन भीतर ही उसके एक दुःख रहता था कि मैंने तो अभी बहू को भी नहीं देखा और अब पोता हो गया है, पता नहीं उसको देख पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात किया करता था रंजीत, तो एक बार उसने अपने घर का एड्रेस अपनी माँ को बताया था, नाम उसका ही रखा हुआ था। तो इसी हिसाब से वो सोचती है कि मेरा पोता हो गया, क्यों ना मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाऊँ। क्योंकि बीच में कई बार रंजीत को उसकी माँ ने कहा था कि बेटे घर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन वो टाल-मटोल कर दिया करता और कहता, मैं फिर आऊँगा। मैं वो उससे बात करने के लिए भी कहा करती थी अपनी बहू से, लेकिन उसकी बात भी नहीं कराता। कहता वो बिज़ी है, वो पढ़ने-लिखने में व्यस्त होती है क्योंकि वो भी उसी दौरान ट्रेनिंग पर थी, उसकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। अब इस बात को सुनकर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, बेटे के पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ही चली जाती हूँ। और वो अब मार्केट जाती है, अपने पोते के लिए खिलौने लाती है, बहू के लिए साड़ी लाती है, बेटे के लिए भी अच्छी-अच्छी 2 कमीज़ें लाती है, शर्ट, और उन सब को पोटली में बाँध कर चल देती है। जब वो घर से जाती है तो पड़ोसियों से कहकर जाती है, घर का ध्यान रखना, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, उससे मिलकर आती हूँ। पड़ोसी भी ये कहते हैं कि हो ना हो ये बुढ़िया पागल हो गई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, कब आएगी, कब नहीं आएगी। वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन कहते हैं ठीक है, तुम अपने बेटे से मिलकर आओ। और वो वहाँ से जाती है और एक रिक्शे वाले को पकड़ती है। वह पहले तो ट्रेन में बैठती है, ट्रेन में बैठने के बाद उस शहर में उतरती है जहाँ पर उसके बेटे का घर था जो बताया था, और वहाँ पर एक रिक्शे वाले को पकड़ कर उससे कहती है, भैया मुझे यहाँ के डीएम के घर छोड़ दो, वो मेरा बेटा है रंजीत। जैसे ही वो नाम लेती है तो सबको पता था कि यहाँ का डीएम रंजीत है, और वो रिक्शे वाला हैरान सा होता है, लेकिन सोचता है क्या है, कुछ भी हो सकता है, आज का समय ऐसा है, और उस बुजुर्ग महिला को उस बंगले के पास छोड़ देता है। वो महिला उस दरवाजे पर पहुँचती है और वहाँ पर जो वॉचमैन था उससे कहती है, बेटा मेरे बेटे को बुला दो, मैं उसकी माँ हूँ। वॉचमैन ये बात सुनता है तो उसे भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उस बुढ़िया की हालत बहुत खराब थी। उसकी फटी-सी धोती उसने पहन रखी थी, सिर पे उसके पोटली थी जिसमें कुछ बंधा हुआ था, यानी उसके बच्चे के खिलौने और कपड़े बंधे हुए थे। अब वो अंदर जाता है, कहता है, माँ आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बता के आता हूँ। वो अंदर जाता है और सर से कहता है कि सर एक बूढ़ी औरत आई है, वो खुद को आपकी माँ बताती है। अब यहाँ पर जो रंजीत है वो बाहर आता है, उसकी पत्नी भी साथ आती है, और वो उस महिला को देखकर, यानी उस अपनी माँ को देखकर कह देता है कि मैं नहीं जानता, ये मेरी माँ नहीं है। अब जो शारदा थी वो अपने बेटे की नस-नस से वाकिफ़ थी। वो कहती है, ठीक है बेटा, बुजुर्ग हो चुकी हूँ, आँखें चंदिया गई हैं, हो सकता है पहचान में ना आया हो, मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चलने लगती है और रंजीत अपनी पत्नी को लेकर अंदर बंगले में चला जाता है। तभी शारदा वॉचमैन से कहती है, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? तो वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और वो अंदर से पेन पेपर लेकर आते हैं, और वो माँ जो लिखवाती है, वो सुनकर उस वॉचमैन की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ लिख लेता है और वो बुजुर्ग महिला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रंजीत आता है और कहता है, वो जो बुजुर्ग महिला थी वो कहाँ गई? तभी वो वॉचमैन कहता है कि साहब वो तो चली गई, ये चिट्ठी देकर गई हैं। उस चिट्ठी को लेकर रंजीत अपनी जेब में रख लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर शाम हो जाती है, वो चिट्ठी पढ़ना भूल जाता है। उसके बाद शाम के कपड़े पहन लेता है, नाइट सूट पहनता है और उन कपड़ों को उतार कर रख देता है। उसकी पत्नी उन कपड़ों को सँभाल कर रखने लगती है, तभी उनमें से चिट्ठी उस पत्नी को मिलती है। वो उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगती है, इतने में ही रंजीत की नज़र उस पे पड़ती है, तो रंजीत डर जाता है, क्योंकि रंजीत ने जब शारदा अपनी पत्नी से शादी की थी, तो उसने बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और उसे डर था कि मेरा भेद खुल जाएगा। वो मना भी करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे पढ़ते-पढ़ते रोने लगती है। जैसे ही वो रोने लगती है, तो रंजीत भी उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है और वो भी रोने लगता है।
और हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी माँगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लग रहा था कि मैं इतनी गरीब परिवार से हूँ, तो पता नहीं तुम मुझसे प्यार करोगी, शादी करोगी या नहीं करोगी। इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच नहीं बताया था। लेकिन ये मेरी माँ थी जो आई थी, मुझे माफ़ कर दो। और उसकी पत्नी भी उसे समझाने लगती है कि इसमें डरने और शर्माने वाली क्या बात होती है। एक माता-पिता ही तो होते हैं जो हमें पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम उनसे बेहतर कर पाएँ। वैसा ही आपकी माँ ने किया, लेकिन आपने गलत ये किया कि अपनी माँ को ही पहचानने से मना कर दिया। ये आपकी बहुत गलत बात है। लेकिन रंजीत बार-बार जब माफ़ी माँगता है तो उसकी पत्नी उसे माफ़ करती है और कहती है, चलो माँ जी के पास चलते हैं। वो कहता है कि सुबह होते ही हम माँ के पास चलेंगे अपने बच्चे को लेकर। और सुबह होते ही वो गाड़ी लेकर चल देते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, और वहाँ जाकर मिलते हैं। मिलने से पहले आपको लग रहा होगा कि चिट्ठी में क्या लिखा था, कि जो ये दोनों रोने लगते हैं तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। मैंने तुम्हें पढ़ा-लिखा कर इतना बड़ा बना दिया कि तुम्हें अब मुझे पहचानने में भी शर्म महसूस होती है। पर कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ भगवान तुम्हें खुश रखे, और जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ना करे। वैसा ही उस चिट्ठी में लिखा था। फिर वो पहुँच जाते हैं अपनी माँ के घर, और जैसे ही उस टूटे-फूटे मकान के सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, एक डीएम की, तो सभी इधर-उधर वाले देखने लगते हैं, और उसकी माँ के अपनी माँ के पास जाकर वो गले लग जाता है, बार-बार माफ़ी माँगने लगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। माँ की आत्मा पसीज जाती है, कहने लगती है कि ठीक है बेटा। साथ ही साथ उसकी जो बहू है वो भी कहती है कि माँ, ये जो भी हुआ है सब मेरी ही गलती है। इसने मुझसे छुपाने के लिए ही आपको पहचानने से मना कर दिया। मुझे माफ़ कर दो और इन्हें भी माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपका पोता है। और पोते को देखते ही उसका कोमल मन पिघल जाता है और अपने पोते को गले लगाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और प्यार से अब वो सभी को गले लगाकर आशीर्वाद देती है, और जो गठरी उसके पास थी उसे खोलकर अपने पोते को खिलौने देती है, और अपनी उससे जो साड़ी बहू के लिए दी थी वो अपनी बहू को देती है, और जो 2 शर्ट अपने बेटे के लिए दी थी वो अपने बेटे को देती है। सभी उसके जो तोहफ़े थे, उनको खुशी-खुशी कबूल करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और जो डीएम साहब हैं, वो वहाँ से अपनी माँ को उसी दिन लेकर अपने बंगलो पर चले जाते हैं। उसकी माँ वहाँ पर रहती है, और पति-पत्नी अच्छे से जॉब करते हैं। जब वक़्त मिलता है, तो माँ के साथ बहुत अच्छे से बिताते हैं, और उस पोते के साथ वो माँ बड़ी ही खुश और खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। ये थी कहानी एक डीएम की जिसने अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।